नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। संरचना पेज नंबर आप देख लीजिएगा 92 है, भूगोल लूसेंट का, है ना। तो शुरू करते हैं हम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो वैज्ञानिकों का मतभेद है, क्या है, वैज्ञानिकों में मतभेद है कि कैसा आंतरिक संरचना है, सबका अपना अपना विचार है। तो देखिएगा, भूगर्भ में पाए जाने वाली परत, जो भूगर्भ में भूमि के अंदर मतलब भूगर्भ में पाए जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान या फिर भार एवं वहाँ पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनकी प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी जो है तापमान, दबाव, घनत्व और उल्का, जो उसका टेम्परेचर है, दबाव है, घनत्व है उसका, और जो उल्काओं एवं भूकंपीय तरंग है उन पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। तो इसकी जानकारी प्राप्त किससे किससे किया गया है? टेम्परेचर से, दबाव से, घनत्व और उल्काओं से या फिर भूकंपीय तरंगों से इसकी जानकारी प्राप्त कोशिश किया गया है, ठीक ना। जो पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भाग में बांटा गया है। ये जो हमारा पृथ्वी हो गया, इसमें जो हम लोग जानते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर होता है ना। यहाँ पे हमारा क्रस्ट, मेंटल, कोर, देखिए ये हमारा ऊपर का हो गया क्रस्ट, बीच का हो गया मेंटल, ये जो अंदर का हो गया ये कोर होता है ना। तो देखिएगा, तो यहाँ पे वही दिया रहा है, ऊपर पट्टी पे हमको बोलते हैं उसको क्रस्ट, दूसरा है मेंटल जिसको आवरण बोलते हैं, और केंद्रीय जिस भाग को कोर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग भूपर पट्टी। पृथ्वी की ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहते हैं। जो है पृथ्वी का हमारा जो ये हिस्सा आता है, ये जो हिस्सा आता है यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग भूपर पट्टी बोलते हैं। यहाँ पे खेती बाड़ी जो भी चीज़ होता है, ठीक ना, सबसे ऊपर वाला हिस्सा को। और ये भी जो है 34 किलोमीटर तक ये होता है। ऐसा नहीं है कि सबसे खाली ऊपर वाला हिस्सा को, अंदर तक ये जो होता है, अंदर 34 किलोमीटर तक ये होता है भूपर पट्टी। कितना किलोमीटर होता है? 34 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर पट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक हो जाती है। अगर हिमालय पर्वत है तो उस हिमालय पर्वत का उतना हाइट भी तो जोड़ा जाएगा ना उसमें। तो 34 किलोमीटर ये नीचे का खुद का और हिमालय पर्वत का भी जोड़ लिया जाता है। तो इसके श्रेणियों के नीचे जो भूपट्टी की मोटाई होती है लगभग 70 किलोमीटर तक हो जाती है, ठीक ना। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। ये मुख्यतः किससे बनी होती है? बेसाल्ट चट्टानों से। और देखिएगा, बेसाल्ट चट्टानों से ये बनी होती है भूपर पट्टी जो होता है, ऊपर का क्रस्ट किससे बना होता है? बेसाल्ट चट्टान से। और इसके 2 भाग होते हैं, ठीक ना, सियाल और सीमा। क्या होता है? सियाल और सीमा किसके भाग हैं? तो बेसाल्ट चट्टान से बने होते हैं भूपर पट्टी, उसी का भाग है सियाल और सीमा। सियाल और सीमा हम देखते हैं, इसमें कोड में लिखा हुआ है, सी से सिलिकॉन, अ से एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, है ना। तो ये हम लोग देखते हैं। तो सिवाल क्षेत्र में जो है सिलिकॉन और एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ठीक ना। सी से हमारा सिलिकॉन, एल से हो गया हमारा एल्यूमिना, और यहीं पे हमारा सी से हो गया सिलिकॉन और एम से हो गया मैग्नीशियम। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्रस्ट भाग का जो औसतन घनत्व है 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है। क्या है? 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर, है ना। इसका क्रस्ट का भाग जो है, क्रस्ट का भाग औसतन इसका घनत्व कितना है? तो 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरा हुआ है। देख लीजिए, 34 किलोमीटर मोटा होने के बावजूद भी ये जो है 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है। इसके बावजूद भी ये मात्र 0.5% भाग पृथ्वी का यह घेरा हुआ है। मात्र कितना? तो 0.5%। आगे देखते हैं, भूपर पट्टी, पृथ्वी की भूपर पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के जितने भी भूपर पट्टी बनाया जाता है, ऊपर का जो 34 किलोमीटर है, उसको बनाने वाले जितने भी खनिज पदार्थ जो होते हैं, किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सैल कहते हैं। जो भी खनिज पदार्थ मिलेगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो सैल कहते हैं, जहाँ से खनिज पदार्थ निकलता है ना। तो देखिएगा, भूपटल की रचना सामग्री जो है वजन के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है 46.7%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन होता है 27.72%, तीसरे स्थान पर होता है एल्यूमिनियम 8.13%, और चौथे स्थान पर होता है 5%, पाँचवें स्थान पर होता है लोहा होता है 5%, और पाँचवें स्थान पर कैल्शियम होता है 3.63%। तो याद रखिएगा, छठे स्थान पर कौन होता है? सोडियम होता है 2.83, सातवें स्थान पर पोटेशियम 2.59, और आठवें स्थान पर मैग्नीशियम 2.09। तो ऐसे हम लोग याद करते हैं। इसमें से सबसे मेन याद कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 46.60%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन होता है, तीसरे स्थान पर एल्यूमिना होता है, ठीक ना। इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, दिमाग पर रहेगा। लोहा 5% है, और कैल्शियम 3.5% है, और पोटेशियम 2.5% है लगभग, मैग्नीशियम भी 2% है लगभग।
तो ऐसे हम लोग पूछता है कि बताइएगा भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा से मतलब क्रम वाइज जो है बताइए, क्रम वाइज सजाने के लिए आ जाता है। तो हम लोग याद किए थे, एक सूत्र होता है ओ सियाल फेंकना हो गया, और KMG, ओ सियाल फेंकना KMG याद रख लीजिएगा। ये क्या है, तो क्रम वाइज सजाया गया है। भूपर पट्टी पे जितना भी तत्व पाया जाता है उसका क्रम है, क्या है, ओ सियाल फेंकना। ओ से हमारा ऑक्सीजन, सी से हमारा सिलिकॉन, ए से एल से होगा हमारा एल्युमिनियम, फिर Fe से हो गया लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर यहाँ पे पोटेशियम मैग्नीशियम, ठीक ना। ओ सियाल फेंकना KMG, ओ सियाल फेंकना KMG। सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2%, याद रखिएगा 2.09% है ना। अब आगे देखते हैं, यानी पृथ्वी के संपूर्ण प्रपट्टी का लगभग 98% भाग जो है ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। शेष भाग जो है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकेल और अन्य पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। कहने का मतलब कह रहा है कि यानी जो है पृथ्वी के जो संपूर्ण प्रपट्टी है, माने भूप्रपट्टी ऊपर वाला जो है 34 किलोमीटर वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं भूप्रपट्टी को। तो ये संपूर्ण 98% भाग से जो बना है ना, वो ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है। यानी पृथ्वी के संपूर्ण प्रपट्टी का लगभग 98% भाग जो होता है ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है। संपूर्ण प्रपट्टी का लगभग 98% भाग का बारे में कह रहा है, जो ऊपर का 8 तत्व मिलकर बना है उसी से, है ना। और उसमें सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। शेष भाग जो है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, ये सब सल्फर, कार्बन, निकेल अन्य पदार्थ से मिलकर बना होता है। मात्र 2% में पाया जाता है, वो भी बहुत कम मात्रा में, तो उसको यहाँ पे नहीं लिखा गया था, ठीक ना। 98% में ऊपर का 8 तत्व जो है मिलके बना हुआ है भूपर पट्टी का, ठीक ना। अब चलते हैं, भूपर पट्टी का तो काम हो गया। अब मेंटल के बारे में देखते हैं। मेंटल कह रहा है कि 3900 किलोमीटर मोटा ये परत है। देखिए ये हमारा जो है पृथ्वी है, इसको ऐसे काटा जाए केक के समान, तो यहाँ पे जो आता है सबसे, हम लोग यहाँ पे आता है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया क्रस्ट हो गया। और यहाँ पे जो आता है ये हो गया हमारा मेंटल हो गया। ये हमारा हो गया कोर, क्या हो गया, कोर। तो देखिए ये जो है हम लोग देखे थे, ये जो 34 किलोमीटर था, ये जो कितना था, ये जो था 34 किलोमीटर था भूपर पट्टी था ना। और मेंटल के बारे में देखिए क्या कह रहा है, ये मेंटल का मोटाई कितना है, मेंटल का मोटाई और थोड़ा मोटा कर देते हैं। मेंटल का मोटाई कितना है, 3900 किलोमीटर मेंटल की मोटाई है। कितना है, 3900 किलोमीटर मेंटल की मोटाई है, ठीक ना। और बेसाल्ट चट्टान, पत्थरों के चट्टानों से बनी है। ये जो है मेंटल किस चट्टान से बनी है, मेंटल पूछेगा, आप बताइएगा मेंटल किस चट्टान से बना है, तो ये बेसाल्ट चट्टान से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। वहीं हम लोग क्या देखे थे, भूपर पट्टी के बारे में क्या देखे थे, भूपर पट्टी किस चट्टान से बना हुआ था, तो बेसाल्ट चट्टान। देखिए यहाँ भी है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, तो ये भी मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान से ही बना हुआ है। और मेंटल भी क्या हुआ, बेसाल्ट चट्टान से ही बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं, मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। क्या है मैग्मा चेंबर, देखते हैं। तो मेंटल के ऊपरी भाग लगभग 400 किलोमीटर तक दुर्बल मंडल मतलब एस्थीनोस्फीयर कहलाता है, और उसका औसत जो है घनत्व 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। वहाँ से लेके 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग क्या है, घेरा हुआ है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत, तो 83% भाग घेरा हुआ है। देखिए दोस्तों बोल रहा है यहाँ पे कि मेंटल के ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है, मेंटल के हिस्से में मैग्मा चेंबर पाया जाता है। मान के चलिए ये हमारा पृथ्वी हो गया, है ना, और यहाँ पे ऐसे ऐसे बांटा गया है, ठीक। तो ये जो मेंटल है इसी में कहीं पे मैग्मा मतलब जो होता है लावा, उसका जो चेंबर पाया जाता है, मतलब वहीं से लावा निकलता है। मैग्मा चेंबर पूछेगा किस में पाया जाता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर या फिर, तो क्या हो जाएगा, मेंटल में पाया जाता है। मैग्मा चेंबर कहाँ पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है, ठीक ना। मैग्मा मेंटल में पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग लगभग 400 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल कहलाता है। मेंटल के जो ऊपरी भाग जो है लगभग 400 किलोमीटर, टोटल तो 3900 किलोमीटर है, तो ऊपरी भाग को जो 400 किलोमीटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं दुर्बलता मंडल, ठीक ना। और इसका जो औसत घनत्व देखिए, इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूब से लेके 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरा हुआ है। मतलब कि अगर हम लोग सही तरह से बनाया जाए पृथ्वी के जो है, तो ये हमारा हो जाएगा क्रस्ट, ठीक ना। ये हमारा हो जाएगा क्रस्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा मेंटल, और ये हो जाएगा हमारा कोर।
तो इसीलिए बोल रहा है 83% भाग घेरा हुआ है, मतलब ये सबसे ज़्यादा है, ये इतना है, ठीक ना। ये है हमारा जो है, हमारा क्या हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। बीच वाला जो है हमारा मेंटल हो गया, ऊपर वाला क्रस्ट हो गया, नीचे वाला कोर हो गया, है ना। और इसका जो है घनत्व पूछेगा तो कितना हो जाएगा मेंटल का घनत्व। मेंटल का घनत्व जो हो जाएगा 3.5 ग्राम सेंटीमीटर से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर घन है, ठीक ना, 3.5 से 5.5 घन। और वहीं हम लोग देखे थे कि क्रस्ट का कितना था, क्रस्ट का जो घनत्व था, इसका दिया था कि नहीं दिया था जी, क्रस्ट का घनत्व हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो है क्रस्ट का जो घनत्व है 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है, लेकिन जो है ये जो है मेंटल, उसका घनत्व उससे भी ज़्यादा है, 3.5 से शुरुआत ही हो रहा है और 5.5 ग्राम तक ये होता है। और जो है क्रस्ट का कितना था 2.7 ग्राम, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कॉनरॉड असंबद्धता क्या होता है। तो ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के नीचे के सीमा क्षेत्र को कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं, ठीक ना। कॉनरॉड असंबद्धता मतलब ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के जितना भी सीमा क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनरॉड असंबद्धता, कॉनरॉड असंबद्धता। देखिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे हम लोग, ये हो गया। अब इसमें जो है ऊपरी क्रस्ट जो हो गया ऊपर वाला, और निचले क्रस्ट मतलब कि जो हम लोग ऊपर का सारा क्रस्ट है, इसमें से अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाला जो है क्रस्ट का ऊपरी किनारा और नीचे वाला क्रस्ट का किनारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनरॉड असंबद्धता। क्या बोलते हैं, कॉनरॉड असंबद्धता, ठीक ना। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, मोहवेसिक डिसकंटिन्यूटी। तो क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को हम लोग मोहवेसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कहाँ कहाँ बोला, क्रस्ट और मेंटल। अब हम लोग बनाने जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग जानते थे 3900 किलोमीटर तक कौन है, तो मेंटल है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, मेंटल है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं तो कह रहा है कि क्रस्ट एवं मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को, ये हमारा हो गया क्रस्ट, ये हमारा क्रस्ट है ना, और ये हो गया मेंटल, क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहवेसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्रस्ट और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को। तो ये हमारा मेंटल हो गया और ये हमारा क्रस्ट हो गया। इसी के बीच के जो सीमा क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, तो मोहवेसिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोहवेसिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। आगे देखते हैं रेपेटी असंबद्धता। तो ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच की सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी मेंटल और निचले के बीच, देखिएगा ऊपरी मेंटल कौन हो जाएगा, तो ऊपरी मेंटल हो जाएगा हमारा, ऊपरी मेंटल हमारा हो जाएगा ये वाला, है ना। और ऊपरी मेंटल और निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। देखिए दोस्तों, मेंटल निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता मतलब ऊपर का जो मेंटल है और निचले के जो मेंटल है, इनके बीच के जो सीमा क्षेत्र को क्या बोलेंगे, रेपेटी असमानता। और निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड देखिए अब आ जाता है निचला मेंटल हमारा ये वाला है ना, निचला मेंटल हमारा कौन सा हो जाएगा, निचला मंडल हमारा ये वाला हो जाएगा। और ऊपरी क्रोड, तो ये क्रोड है हमारा, क्रोड का जो ऊपरी हिस्सा यही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जहाँ पे दोनों को जॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग-बिसार्ड असंबद्धता। क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग-बिसार्ड असंबद्धता, है ना। लेहमैन असमानता किसे कहते हैं, तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असमानता कहते हैं। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड का असमानता क्या कहते हैं, देखिए अब ये हमारा हो गया बाहर का क्रोड, ये क्या हो गया हमारा बाहर का क्रोड हो गया। और आंतरिक क्रोड क्या हो गया, आंतरिक क्रोड, तो हमारे यहाँ पे हमारा जो है आंतरिक क्रोड हो गया ना, यहाँ पे हमारा आंतरिक क्रोड हो गया। तो बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असमानता कहते हैं, मतलब ये जो है इसको हम लोग लेहमैन असमानता क्षेत्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं केंद्रीय भाग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर, निकेल व फेरस का बना होता है। पृथ्वी का जो केंद्रीय वाला भाग है, जो कोर बोलते हैं, केंद्रीय भाग किसे बना होता है, निकेल और फेरस के, किसका बना होता है, निकेल और फेरस का बना होता है। ये हमारा हो गया कोर, यहाँ पे हमारा कोर है, इसमें क्या बना है, निकेल और फेरस, N और F, निकेल और फेरस का बना होता है, ठीक ना। चलिएगा आगे देखते हैं, सियाल सीमा नीफे हम लोग देखे, एगो चीज़ बता देते हैं आपको। देखिए
ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे पाया जाता है सियाल, यहाँ पाया जाता है सीमा और यहाँ पे पाया जाता है नीफे। सियाल, यहाँ पे सीमा, यहाँ पे नीफे। तो नीफे मतलब निकेल और फेरस। अब यहाँ पे सियाल, सीमा और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और यहाँ पे सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो है निकेल एवं फेरस का बना होता है केंद्रीय भाग। इस नीफे के नाम से जाना जाता है। इसका औसतन घनत्व 13 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। देखिए सबसे ज़्यादा घनत्व किसमें होता है, तो कोर में होता है 13 ग्राम। अभी तक हम लोग देखे थे कि भूपर पट्टी पर कितना था, 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर था। और मेंटल का देखे थे 3.5 से 5.5 घन सेंटीमीटर था। वहीं केंद्रीय भाग जो है जिसका कोर बोलते हैं, उसका जो है इसमें जो नीफे जो है इसका जो औसत घनत्व कितना है, 13 ग्राम घन सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा घनत्व इसका जो है घनत्व सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव्य अथवा प्लास्टिक अथवा ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का जो केंद्र का भाग है ना, संभवतः द्रव्य अथवा प्लास्टिक अथवा ठोस अवस्था में यह है। तो इसमें द्रव्य भी है, प्लास्टिक भी है और क्या है, ठोस भी है। पृथ्वी का जो बाह्य क्रोड यानी केंद्रीय भाग का जो बाहरी हिस्सा होता है, बाह्य क्रोड मतलब जो क्रोड है उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तरल अवस्था में, और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। ठीक ना। ये हमारा जो क्रोड हो गया, यहाँ पर हमारा ये वाला हिस्सा, तो जो है यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये होता है तरल अवस्था में, और यहाँ पे जो अंदर वाला अवस्था होता है ये होता है ठोस अवस्था में। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं कि यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% जो भाग को घेरा हुआ है। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग है, 16% भाग को ये घेरा हुआ है। और हम लोग क्या देखे थे, मेंटल का कितना घेरा हुआ था, 83% घेरा हुआ था। मेंटल का 83 और इसका 16, और बाकी 0.5% कौन था, भूपर पट्टी था। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। औसत घनत्व अगर लिया जाए तो औसत में तो क्या करते हैं, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो औसत घनत्व निकलेगा ना। तो औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर हमारा हो जाता है। औसत त्रिज्या कितना हो जाता है, 6370 किलोमीटर हो जाता है औसत त्रिज्या। ठीक ना। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 20 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। पृथ्वी के कहाँ जाने पर, पृथ्वी के नीचे जाने पर, पृथ्वी के अगर नीचे जैसे जाएंगे ना तो 32 मीटर अगर नीचे जाएंगे गहराई में तो हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। याद रखिएगा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र जो है, स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जो है जॉर्डन में, जॉर्डन जो होता है पृथ्वी का सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा। जॉर्डन जो है मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। समुद्र तल से भी ये क्या है, नीचा है। तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र कौन हो जाएगा, जॉर्डन, जहाँ पे मृत सागर के आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। और यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। पृथ्वी के समुद्र तल से भी नीचा है 400 मीटर। यह क्या है हमारा, तो सबसे गहराई वाला क्षेत्र है ना। स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन आ जाता है, क्योंकि ये समुद्र तल से भी क्या है, नीचे में है, 400 मीटर नीचे में है। ठीक ना। और वहीं के आसपास में मृत सागर हमको देखने को मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्डन को याद रख लीजिएगा। क्या है जॉर्डन, तो जॉर्डन हमारा जो है सबसे गहराई वाला क्षेत्र है। क्योंकि ये समुद्र तल से भी नीचे है। हम लोग किसी भी ऊंचाई किसी भी चीज़ का मापते हैं तो समुद्र तल से मापते हैं ना, लेकिन ये समुद्र तल से भी नीचे है 400 मीटर। तो आगे देखिए। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। पाइथागोरस ने क्या बताया था कि पृथ्वी कैसा है, गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। सर आइजक न्यूटन ने क्या साबित किया कि पृथ्वी कैसा है, नारंगी के समान है। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया। जेम्स जीन ने पूछता है कि बताइएगा किसने बताया था कि जो है पृथ्वी नारंगी के बजाय कैसा है, नाशपाती के समान है। तो जेम्स जीन ने बताया कि पृथ्वी जो है वो नारंगी के बजाय कैसा है, तो नाशपाती के जैसा है। कैसा है, नारंगी के बजाय नाशपाती के जैसा है। ठीक ना। जीन को याद रख लीजिएगा। जेम्स जीन ने ही बताया है कि नारंगी नहीं है, नारंगी नहीं खाओ, नाशपाती जैसा है हमारा पृथ्वी, है ना।
और न्यूटन बाबा बताए थे कि ये नारंगी जैसा है, ठीक ना। न्यूटन बाबा कैसे बताए थे, नारंगी बताए थे, लेकिन फिर जीन आए और जेम्स जीन बोले कि नहीं नारंगी नहीं है, क्या है, नाशपाती जैसा है। चलिए दोनों में बहस हो गया, सर आइजैक न्यूटन और जेम्स जीन में, ये ऐसा मैं मान रहा हूँ। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पृथ्वी की बाह्य सतह को क्या, तो मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। शुरुआत करते हैं स्थल मंडल से। 4 प्रकार से तो बांट दिए हम लोग पृथ्वी की बाह्य सतह को। बाह्य सतह को चार तरह से बांटे हैं, है ना। और अंदर के पृथ्वी के कितना भाग है, 3 भाग में बांटे थे, क्रस्ट मेंटल कोर। चलिए अब देखते हैं स्थल मंडल। शुरुआत करते हैं स्थल मंडल से। तो पृथ्वी का संपूर्ण भाग जो है परत, जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, संपूर्ण बाह्य परत, जहाँ पे महाद्वीप भी देखने को मिलता है, महासागर भी देखने को मिलता है ना। तो महाद्वीप हमारा कितना है, 7 है, महासागर 5 है, ठीक है। तो महाद्वीप हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, और महासागर कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए स्थल मंडल कहलाती है, ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं जहाँ पे महाद्वीप महासागर रहता है, उसको स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी का हम लोग जानते भी हैं 71% भाग पर जल मिलता है, 3% 1/3 है जल, सॉरी 2/3 है जल, और 1/3 क्या है, भाग पर ज़मीन है। ज़मीन है मतलब पृथ्वी के तो मतलब धरती है, वही ठोस है। पृथ्वी के भू क्षेत्र व जल का क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। कितना है, 3:7 है। तो भू क्षेत्र और जल का क्षेत्रफल का अनुपात पूछते तो कितना हो जाएगा, 3:7। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% उत्तरी गोलार्ध की, हम लोग पृथ्वी हो गया, यहाँ पे हमारा उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध के 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। मतलब ज़्यादातर जल किधर देखने को मिलता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, हम लोग इधर साइड में। अब बीच में तो हमारा 0 डिग्री है, ऊपर वाला को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो ज़्यादातर हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इधर ज़्यादा ज़मीन है। यहाँ पे अमेरिका हो गया, यहाँ पे रसिया हो गया, यहाँ पे सारा यूरोप हो गया, है ना। तो ज़्यादातर वहाँ पे ऊपर हम लोग क्या देखने को मिल जाता है, ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है ज़मीन। तो इसीलिए ऊपर 61% ही पानी मिलता है, लेकिन वहीं नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो हम लोग को 81% क्षेत्रफल में जल देखने को मिल जाता है। हम लोग का भारत किस में है, उत्तरी में कि दक्षिणी में, तो हम लोग का भारत भी उत्तरी में पाया जाता है। सारा जो है देश उत्तरी में ज़्यादातर पाया जाता है, इसीलिए ऊपर पानी का मतलब मात्रा कम हो गया है। तो इसीलिए 61% ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में 61% पानी मिलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 81% पानी मिलता है। मतलब कि 81% पानी है तो 19% ज़मीन होगा, है ना। तो अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है, इंडोनेशिया, ये सब जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो इसमें 19% में ये सारा आ जाता है ना। दक्षिण अमेरिका भी हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट, जिसका जो है 8,850 मीटर की, तथा अधिकतम गहराई मरियाना गर्त का है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई कितना है, माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा है पृथ्वी में, जो कि नेपाल बॉर्डर पे है, नेपाल चीन बॉर्डर पे 8,850 मीटर की, तथा अधिकतम गहराई मरियाना गर्त की है, 11,022 मीटर की है मरियाना गर्त की अधिकतम गहराई देखा जाए तो। नाम ही इसका गर्त माने मरियाना गर्त, और माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंचा है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो समझिए उतना हाइट और नीचाई गहराई तक हम लोग देख रहे हैं। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई का लगभग 20 किलोमीटर का अंतर पड़ जाता है। तो 11/8 कितना हो गया हमारा, 20, लगभग 20 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लगभग 20 किलोमीटर का अंतर पड़ जाता है। 11,000 और 8,000 20 टोटल होगा 19,800 कुछ, लगभग मान लेते हैं 20,000। तो 20,000 मतलब 20 किलोमीटर हुआ ना, 20 किलोमीटर का अंतर पड़ जाता है हम लोग ऊंचाई और निचाई में जाने लगे तो। स्थल मंडल महाद्वीप क्षेत्र में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर है। जो स्थल मंडल है वो महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक मोटी है। महाद्वीपीय क्षेत्र में क्या है, तो अधिक मोटी है, और महासागरीय क्षेत्र में वो जो है स्थल मंडल पतली है, 15 से 20 किलोमीटर है। इसीलिए उस पर क्या होता है, जल रहता है, जल से ढका रहता है। तो ये हम लोग को याद रखना है। महासागरीय क्षेत्र में जो होता है, वहाँ पे जहाँ पे महासागर देखने को मिलता है ज़्यादातर, वहाँ पे अपेक्षाकृत क्या होता है, पतला होता है, 15 से 20 किलोमीटर होता है। वहीं जहाँ पे महाद्वीप पाया जाता है स्थल मंडल क्षेत्रों में अधिक मोटाई वाला, तो 40 किलोमीटर वहाँ पे क्या होता है हम लोग को मतलब मोटाई पाया जाता है महाद्वीपों का। चट्टान क्या होता है, देखें चट्टान जो हम लोग जानते हैं, पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। जो भी कठोर भाग रहता है उसी को ना चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना और मूलभूत इकाइयाँ हैं।
पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयाँ हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर यह कितना प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। चट्टानों के बारे में कह रहा है। चट्टानों के बारे में क्या कह रहा है कि पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना को मूलभूत इकाइयाँ उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। ठीक है। आग्नेय चट्टान पहला कौन हो गया? आग्नेय चट्टान। दूसरा कौन हो जाएगा? अवसादी चट्टान। यहाँ पे देखिए अवसादी चट्टान। और तीसरा कायांतरित चट्टान, जो कि यहाँ पे दिया होगा। हाँ, यहाँ पे दिया है, देखिए कायांतरित चट्टान। तो क्या क्या हम लोग देख लिए थे? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो शुरुआत करते हैं आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टान यह मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। किससे किससे बनता है? मैग्मा और लावा। जो हम लोग जो है पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है और लावा होता है, उसी के जमने से आग्नेय चट्टान बनता है। जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो आदि, ये सब क्या है? तो आग्नेय चट्टान है। कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, बताइए में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है, चाहे कौन सा आग्नेय चट्टान है, तो हम लोग को रट जाना है। जो आग्नेय चट्टान जो होता है वो मेन तो हो गया ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये दो अगर पता होना चाहिए सबको। ग्रेनाइट जो होता है, हम लोग ग्रेनाइट यूज करते हैं ना, ग्रेनाइट ये सब जो यूज करते हैं हम लोग, जिस पे हम लोग कितना भी अगर चाकू छुरी चलाते हैं, कुछ अंतर नहीं पड़ता है। समझिए कि आग्नेय चट्टान से वो बनाया जाता है, इतना कठोर रहता है। मैग्मा से बनाया जाता है, लावा से इतना कठोर रहता है, उस पर हम लोग चाकू छुरी कितना भी रगड़ते हैं, उस पर सब्जी वब्जी काट भी देते हैं, फिर भी उस पर कुछ नहीं होता है। तो ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट चट्टान। और हम लोग ये भी देखते थे कि बेसाल्ट चट्टान पाया जाता था भूपर पट्टी पर और मेंटल में, है ना। तो वही जो है ग्रेनाइट। और हम लोग बताइएगा कि जो है मैग्मा जो है, मैग्मा का जो कहाँ पे पाया जाता था ज़्यादातर, मैग्मा का जो जगह स्थल है, तो मेंटल में हम लोग देखे थे। मैग्मा कहाँ पाया जाता था? मेंटल में पाया जाता था, वहीं से निकलता था। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, टाइट ऐसा लगा है ना, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ये जो लगा है, और ग्रेबो को भी याद रखना, ये आग्नेय चट्टान है। ठीक ना, आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होता है। जीवाश्म रहित मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है किसी भी चीज़ का। जीवाश्म मतलब जीव का अंश जो होता है। पहले के ज़माना का जो क्या हुआ था कि तो जो है, चाहे वो जीव जंतु किसी प्रकार का हो गया तो दब गया था मिट्टी के अंदर, वही जो है उसी को जीवाश्म जो बोलते हैं। तो जीव का जो उसमें अंश रहना चाहिए। तो उसमें जो आग्नेय चट्टान है ये जीवाश्म रहित है, मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, कठोर है, संघनन है और जीवाश्म रहित है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। सबसे संपन्न चट्टान यही आग्नेय चट्टान। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनियम सब मेन चीज़ इसी में पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। ठीक ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं? क्या लिखा है जी? इग्नियस रॉक बोलते हैं ना। आग्नेय चट्टान को क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक, है ना। तो इसमें सारा जितना भी खनिज है, चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज, सोना, प्लेटिनम आदि, ये सब इसी में पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक भी होते हैं। अब हम लोग ग्रेनाइट जो देखे थे, जो आग्नेय चट्टान का होता था, इसके भी 2 घटक है, सिलिका और एल्युमिनियम। तो देखिए जो सिलिका होता है ना, ये सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये ग्रेनाइट के ही घटक हैं। किसके घटक हैं? ग्रेनाइट के ही 2 प्रमुख घटक हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम किसके? तो ग्रेनाइट के ही 2 प्रमुख घटक हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। वैसे हम लोग याद रखते हैं कि कौन कौन सा आग्नेय चट्टान है, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो। चलिए आगे देखते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है बेसाल्ट में? बेसाल्ट के बारे में कह रहा है, आग्नेय में नहीं कर रहा है, बेसाल्ट के बारे में कह रहा है। तो बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक ना, काली मिट्टी का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है, काली मिट्टी का निर्माण, है ना, बेसाल्ट चट्टान से। और इसमें लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों अब देखते हैं पेग्माटाइट। तो कोडरमा जो है झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं सेलों में मिलता है। जो कोडरमा झारखंड में है वहाँ पे पाया जाने वाला जो अभ्रक है इन्हीं सेलों से मिलता है। कौन सेलों से? तो पेग्माटाइट जो है सेल एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है।
एकमात्र अभ्रक जो है तत्व वाला खनिज नहीं है, ठीक ना। तो पैग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक जो है इन सेल में बनता है और एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। चट्टान में आग्नेय चट्टान देख लिए हम लोग, पैग्माटाइट देख लिए। अब देखते हैं आग्नेय पिंड क्या होता है। आग्नेय चट्टानी पिंड, तो इन इग्निवस रॉक बॉडीज़ मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप में धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बन जाते हैं। मैग्मा जो निकलेगा तो वो निकल के ठंडा होगा कहीं पे, तो जब ठंडा होगा तो विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। इसका जो नामकरण है इसके आकार के हिसाब से, इसकी स्थिति के हिसाब से, इसके आसपास के जितना भी चट्टान पाया जाता है उसी के आधार पर रखा जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड जो हैं वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से ही बन जाते हैं। अंतर्वेदी मैंने जो अंदर ही रह जाता है आग्नेय चट्टान, मैग्मा, सॉरी, मतलब जो अंतर्वेदी मतलब होता है जो मैग्मा जो है निकलने से पहले अंदर ही जम जाता है, वही आग्नेय चट्टान जो है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहलाता है। तो देखिएगा आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण आग्नेय और कायांतरित में कैसे होता है। तो जो ग्रेनाइट है, हम लोग ग्रेनाइट कैसा चट्टान था, आग्नेय चट्टान देखे थे। साइनाइट भी आग्नेय चट्टान, ग्रेबो भी देखे थे, और बेसाल्ट और बिटुमिनस कोयला, ये सारा का सारा जो है वो आग्नेय चट्टान है। तो ये अब क्या करेगा, कायांतरित में बदलेगा। तो ग्रेनाइट बदल जाता है नीस में, साइनाइट बदल जाता है साइनाइट नीस में, ग्रेबो बदल जाता है सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट बदल जाता है सिस्ट में, बिटुमिनस कोयला बदल जाता है ग्रेफाइट में। ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या क्या देखे थे, ग्रेनाइट बदल जाता है नीस में, ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, याद रखिएगा। ग्रेनाइट बदलता है कायांतरित में तो नीस बन जाता है, साइनाइट बदलता है तो साइनाइट नीस बन जाता है। मतलब जो भी बदलेगा तो कायांतरित होगा तो वो नीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा। तो ग्रेनाइट नॉर्मल ग्रेनाइट नीस बन जाता है, साइनाइट साइनाइट नीस बन जाता है, ग्रेबो सर्पेंटाइन बन जाता है, ग्रेबो क्या बन जाता है, सर्पेंटाइन बन जाता है, और बेसाल्ट जो है ये भी सिस्ट बन जाता है, नीस सिस्ट, एक जैसा है ना, नीस सिस्ट। तो बेसाल्ट जो है वो सिस्ट बनता है, बिटुमिनस कोयला जो है वो ग्रेफाइट बन जाता है, कायांतरित रूप है। ग्रेफाइट कैसा रूप है, ग्रेफाइट पूछे तो ये कायांतरित रूप है, वही ग्रेनाइट पूछे तो ग्रेनाइट जो है वो ओरिजिनल आग्नेय चट्टान है, और वहीं ग्रेफाइट बोल दे, ग्रेफाइट तो ये किसका कायांतरित रूप है, तो बिटुमिनस कोयला, कोयला का जो कायांतरित रूप है वो ग्रेफाइट है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, कोयला का, बिटुमिनस कोयला जो होता है इसी का क्या है, कायांतरित रूप है ग्रेफाइट। कौन सा, ग्रेफाइट और ग्रेनाइट में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। बिटुमिनस कोयला से बनता है ग्रेफाइट, वहीं ग्रेनाइट जो है इसका कायांतरित रूप होता है नीस, क्या होता है, नीस होता है। साइनाइट का साइनाइट नीस हो गया, ग्रेबो के सर्पेंटाइन हो गया, बेसाल्ट के सिस्ट हो गया। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है। चलिए आगे देखते हैं बैथोलिथ क्या होता है। तो बैथोलिथ यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है, सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड होता है बैथोलिथ, जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। अंतर्वेदी मतलब वही अंदर जो रह जाता है आग्नेय मैग्मा, उसी से बनता है बैथोलिथ। यह मैग्मीय पदार्थ का एक बृहत पिंड है, बहुत बड़ा पिंड होता है मैग्मा से जो बनता है, जो भूपर पट्टी की गहराई में ही ठंडा हो जाता है। जैसा कि मैं बताया हूँ कि भूपर पट्टी से वो क्या रहता है, गहराई में ही अंदर ठंडा रहता है, ठंडा हो जाता है, जम जाता है, और एक बड़े गुंबदों के रूप में विकसित हो जाता है, गुंबद जैसा बन जाता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल जो होता है विषम होता है, कैसा होता है, ऊपरी का तल विषम होता है, एवं यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। कैसे बनता है, ग्रेनाइट से। तो ग्रेनाइट और ग्रेफाइट में अंतर समझ रहे हैं ना। तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, यही इसी से बनता है ये बैथोलिथ, है ना। बैथोलिथ जो है ये कैसा है, तो ये अंतर्वेदी चट्टान है, जो मैग्मा अंदर जम जाता है, ठोस बन जाता है ठंडा होके, वही हमारा बैथोलिथ कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत फैला हुआ है। मतलब ये जो है अमेरिका का जो है इदाहो बैथोलिथ है, इदाहो बैथोलिथ कैसा है, तो आग्नेय चट्टान है, ये 40,000 वर्ग किलोमीटर में अंदर अंदर फैला हुआ है, ठीक ना। सबसे अंदर मतलब भूपर पट्टी के तो अंदर ही रहेगा, और जो है ठंडा होकर जम गया रहता है, और ये कितना है, 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। अब कनाडा में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे एक कोस्ट रेंज बैथोलिथ है, क्या क्या है, कोस्ट रेंज बैथोलिथ कहाँ पे है, कनाडा में है, और ये इदाहो बैथोलिथ से भी बड़ा है। कनाडा का बैथोलिथ जो है, जो कनाडा का नाम क्या हो गया, कोस्ट रेंज बैथोलिथ। ये जो है अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ से भी क्या है,
बड़ा है, उससे भी बड़ा है। अमेरिका का तो वैसे 40,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन कनाडा का उससे भी ज़्यादा बड़ा है। कौन सा? कोस्ट रेंज बैथोलिथ, ठीक ना। तो इतना समझ में आया। बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ वही होता है आग्नेय चट्टान जो अंदर भूपर पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, जम जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ के बारे में समझ में आ गया। देखते हैं स्टॉक क्या होता है। स्टॉक देखते हैं स्टॉक के बारे में। तो छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। अच्छा, जो छोटा होता है बैथोलिथ उसको स्टॉक बोलते हैं। उसका नाम क्या क्या कर दिया गया? उसको स्टॉक बोल दिया गया। स्टॉक में थोड़ा सा, स्टॉक में नहीं बोलते हैं, बहुत कम मात्रा में स्टॉक में बचा हुआ है, तो ऐसे मतलब याद करने के लिए बता दिए हैं। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद नुमा होता है, ठीक ना। इसका ऊपर गुंबद जैसा होता है, गुंबद जैसा ऐसे करके, ठीक ना। तो स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है। मात्र 100 वर्ग किलोमीटर से ही कम होता है स्टॉक। वैसे वो कितना था? 40,000 वर्ग किलोमीटर था, उससे भी ज़्यादा कनाडा का था। सेंट लॉरेंस है ना, कोस्ट रेंज कुछ, हाँ कोस्ट रेंज। आगे देखते हैं, बैथोलिथ को देख लिया। अब देखते हैं लेकोलिथ क्या होता है। लेकोलिथ क्या होता है दोस्तों? तो ये जब मैग्मा ऊपर की परत को ज़ोर से ऊपर को उठा देता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है। मतलब ये भी क्या करता है कि ऊपर के परत को ज़ोर से ऊपर उठा देता है, मतलब परत जो है परत को ऊपर उठा देगा और गुंबदकार रूप जब जम जाएगा ऊपर उठने के बाद, ठीक ना। अंदर नहीं रहता है, ये ऊपर उठ जाता है और गुंबदाकार बन जाता है, जम जाता है। तो इसे हम लोग लेकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लेकोलिथ। जब मैग्मा बाहर निकलता है तो इसको और ऊपर उठा देता है और ये यहाँ पे ये जम जाता है, ठीक ना, ये जम जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेकोलिथ। लेकिन जो मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता है, माने निकलना गया और यहीं पे इकट्ठा हो गया, फैल गया, ये चारों तरफ क्या हो गया? फैल गया, उसको बैथोलिथ कहते हैं। तो बैथोलिथ लेकोलिथ समझ में आया ना। तो लेकोलिथ कह रहा है कि मैग्मा के तेज़ी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देने लगता है, जैसे बताया मैं। और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका में लेकोलिथ ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, छतरी आकार का। ऐसे ही ये ऊपर उठ जाता है ऐसे, तो ये छतरी जैसा नहीं बन गया। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में क्या देखने को मिलता है? लेकोलिथ उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकोलिथ जो है ये बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। कहने का मतलब ये लेकोलिथ तो वैसे तो होता है बहिर्वेदी, लेकिन ये भी जो है एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। मतलब अंदर जो मैग्मा ऐसे जम जाता था, अंदर रह जाता था फैल के, ये जो लेकोलिथ होता है ये ऊपर फैल जाता है, तो ये ऊपर देखने लगता है, लेकिन है तो ये भी अंदर का ही ना, अंदर का ही रूप है। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा है अंतर्वेदी रूप। अंतर्वेदी रूप है ये भी लेकोलिथ बहिर्वेदी। तो बहिर्वेदी ये है, लेकिन ये भी अंतर्वेदी का ही रूप है। तो इसका नाम बहिर्वेदी क्यों पड़ गया? क्योंकि ये बाहर आ जाता है ऐसे करके, है ना। चलिए अब देखते हैं लेपोलिथ। तो बैथोलिथ देख लिए, लेकोलिथ देख लिए, अब देखते हैं लेपोलिथ। बड़ी कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा एकदम। तो जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है, तस्तरी जो मतलब प्लेट जैसा, ऐसा प्लेट जैसा तस्तरी बोलते हैं ना प्लेट को, तो तस्तरी नुमा क्या होता है? तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है, तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग लीपते हैं तो गोल गोल लीपते हैं ना ऐसे करके, तो याद करने के लिए बता रहे हैं, तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलता है। लेपोलिथ कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका में जाने पे आपको लेपोलिथ देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। लेपोलिथ कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका में आपको लेपोलिथ मिल जाएगा। जो तस्तरी नुमा है, किसा है? तस्तरी नुमा है। लेपोलिथ कहाँ पे? लिपने वाले कौन है? दक्षिण अमेरिका के लोग लिपते हैं, मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं। फैकोलिथ देखिए क्या होता है दोस्तों। फैकोलिथ क्या होता है? जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहलाता है। लहरदार आकृति में जम जाएगा, मतलब कि ऐसे ऐसे जम गया, गिर गया, मतलब ये हमारा मैग्मा, ये हमारा ज्वालामुखी हो गया, यहाँ से निकला ऐसे ऐसे लहरदार रूप में क्या हो गया? जम गया। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फैकोलिथ। फेंक दिया ऐसे नहीं, कुछ कोई चीज़ को फेंकते हैं तो ऐसे ऐसे लहर जैसा क्या होता है? गिर जाता है। तो वही बोल रहा है कि फैकोलिथ इसको बोलते हैं। फेंकिएगा तो लहर जैसा क्या हो जाएगा? उसका आकृति बन जम जाता है, इसी को फैकोलिथ बोलते हैं। अब आते हैं सील के बारे में, देखते हैं सील क्या होता है दोस्तों। तो जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है, जब मैग्मा भूपृष्ठ मैंने वही ऊपर पट्टी भूपृष्ठ के समानांतर परत में फैलकर जम जाता है। मान लीजिए ये हमारा हो गया, हमारा ज्वालामुखी, यहाँ से मैग्मा निकला और यहाँ पे हमारा मिट्टी है, तो यहाँ पे फैल रहा है एकदम एक बराबर फैल रहा है ना, तो ऐसे करके फैल रहा है, उसको हम लोग समानांतर परतों में फैल रहा है, भूपृष्ठ के समानांतर फैलते जा रहा है एकदम बराबर, तो उसको बोलते हैं सील। हम लोग मूवी में देखे होंगे, ज्वालामुखी जब निकलता है तो ऐसे गिरता है, गिरने के बाद ज़मीन में ऐसे ऐसे फैलने लगता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं, ठीक ना। तो मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे हम लोग सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक भी हो सकती है। समझिए कि इसका मोटाई मीटर में होता है,
लेके सैकड़ों मीटर तक इतना मोटा ये मतलब कि ये जाता है, समझिए। मैग्मा इतना मोटा यहाँ से निकल, मान लीजिए ये हमारा हो गया और यहाँ से मैग्मा निकल रहा है। अब मोटा सा परत निकलेगा, एकदम मोटा सा परत, और यही मोटा सा परत ऐसे ऐसे समझिए कि निकल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सील। इसकी मोटाई होती है मीटर में, सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में ये सील पाया जाता है। हम लोग के यहाँ भी पाया जाता है ये जो सील है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाया जाता है। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को हम लोग सीट कहते हैं। देखिए ये भी एक अपवाद में डाल दिया कि जो 1 मीटर से कम मोटाई होता है, पतला एकदम पानी पतला पतला बहता है 1 मीटर से भी कम, तो उसको हम लोग सीट बोल देते हैं। तो सीट और सील एक ही है, सीट और सील क्या है, एक ही है। लेकिन सीट जो 1 मीटर से कम होता है उसको बोलते हैं। सील जो होता है 1 मीटर से ज़्यादा होता है, हज़ार सैकड़ों मीटर तक हो सकता है मोटा, तो उसको हम लोग सील बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं डाइक क्या होता है। डाइक, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है, मान लीजिए, तो उसको डाइक कहते हैं। ये मैग्मा निकला और मैग्मा लंबवत दरार में जमता है। कैसे जमेगा लंबवत दरार में, तो यहाँ पे निकला और यहाँ पे निकलते समय इसी में क्या हो गया, ये जम गया, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। मैग्मा किसी लंबवत दरार में जम जाता है उसे डाइक कहते हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। झारखंड के कौन सा, सिंहभूम जिला है झारखंड में, झारखंड में सिंहभूम जिला है, वहीं पे डाइक दिखाई देता है, और ना। और हम लोग एक देखे थे कोडरमा, कोडरमा भी झारखंड में पाया जाता है। यहाँ पे पैग्मेटाइट पाया जाता है, और अभ्रक के लिए स्पेशल है, सेल मिलता है अभ्रक, यहाँ पे इन्हीं सेलों में मिलता है। कोडरमा में क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है, ध्यान में रखिए, कोडरमा में अभ्रक। और सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम में क्या मिलता है, तो डाइक मिलता है। डाइक वही जो हम लोग बताए थे, यहाँ पे फंस गया, मान के चले निकल रहा है, फंस गया, वहीं पे जम गया, तो यही जो है डाइक कहलाता है, ठीक ना, डाइक कहलाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरा नंबर अवसादी चट्टान। अभी तक तो ये सब आग्नेय चट्टान का बात हो रहा था। अब आग्नेय चट्टान में कायांतरित चट्टान देख लिए थे, डायरेक्ट आग्नेय से कायांतरित में भी बदल सकता है। अब देखते हैं अवसादी। अवसादी भी जो होता है ना, वो भी कायांतरित हो सकता है। तो आग्नेय भी कायांतरित में बदलता है, अवसादी भी कायांतरित में बदलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले उसके पढ़ते हैं कि अवसादी चट्टान के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है। प्रकृति के कारकों के द्वारा जितना भी निर्मित छोटी छोटी चट्टान होती है ना, चट्टान किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस के रूप में वो निर्मित हो जाती है। क्यों क्यों होती है, तो रासायनिक कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है या फिर दबाव होता है, तो इसी के स्थान पर वो क्या होता है, वो अपना ठोस रूप में वो निर्मित हो जाती है, पूरा ठोस हो जाती है ना, टाइट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान। इन्हीं अवसादी चट्टान इस कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं सेलखड़ी आदि, ये सब जो है अवसादी चट्टान के रूप में देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या देखे थे, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और दबाव उबाव के कारण जो है वही क्या बन जाती है, छोटी छोटी चट्टानें क्या हो जाती है, तो रासायनिक क्रिया या फिर दबाव के कारण वो ठोस रूप ले लेती है। जब ठोस रूप ले लेगी तो क्या हो जाएगा, चट्टान जम जाएगा एक जगह, जम के वो बलुआ पत्थर बन जाता है, चूना पत्थर बन जाता है, स्लेट बन जाता है, कांग्लोमरेट या फिर नमक के चट्टान से लकड़ी आदि ये सब बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए इनमें से कौन सा है आग्नेय चट्टान है, कौन सा अवसादी चट्टान है। तो अवसादी तो सबसे जो भुरभुरी टाइप का नहीं रहता है, बलुआ पत्थर भुरभुरी होता है, चूना पत्थर भी भुरभुरी होता है, स्लेट भी भुरभुरी होता है, मान के चलिए भुरभुरी नहीं होता लेकिन होता तो है ना, उतना टाइट तो नहीं होता है आग्नेय चट्टान के जैसा। कांग्लोमरेट हो गया, नमक के चट्टान हो गया, सिलखड़ी आदि, ये सब कैसा होता है, अवसादी चट्टान होता है, तो ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, ठीक ना। तो ये भुरभुरी, मान लीजिए यहाँ पे भुरभुरी 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 जमते 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 क्या हो जाता है, यही अब बीच में कोई मान के चलिए यहाँ पे पत्थर दबा गया, ये दबा गया तो यही क्या हो जाएगा, चापुट हो जाएगा। चापुट होने के बाद ये भी रूप ले लेगा चट्टान का। तो अवसादी चट्टान जो होती है परतदार होती है, इसमें वनस्पति जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। तो ये परत दर परत जो होता है इसमें बैठते जाता है। तो मान लीजिए कोई जीव जंतु में यहाँ पे है तो दब गया, फिर परत एक बैठा, फिर यहाँ पे कोई दब गया, फिर परत 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 यहाँ पे कोई दब गया, यहाँ पे परत 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 जो भी जीव जंतु दबते जाता है, और मान के चलिए यही जो है किसी ठोस कारण से दबाव हो जाता है इसमें दबाव, तो यही क्या बन जाता है, चट्टान का रूप ले लेता है। क्या रूप लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है। तो इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। इसमें जो होता है लोहा का अयस्क, चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है, कोयला और सीमेंट चट्टान यहाँ पे पाया जाता है। तो फास्फेट और सीमेंट ये सब जो कोयला वेला हम लोग क्या हो जाता है, हमारा अवसादी चट्टान का रूप है ना।
लोहा अयस्क, इसमें लोहा का अयस्क लोहा जैसा हार्ड थोड़ी होता है, वही भुरभुरे होता है, उतना नहीं होता, उसमें से चुन चुन के हम लोग लोहा निकालते हैं। तो लोहा का जो अयस्क होता है हो गया, फास्फेट हो गया, कोयला हो गया, सीमेंट, ये सब जो है अवसादी चट्टान का ही रूप है, परतदार चट्टान का ही रूप है, ठीक ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो पिंक कलर में है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। अवसादी चट्टान दिया हुआ है और इसका रूपांतरण कैसे हुआ है देखिए। तो अवसादी में आता है संपिंड, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, ये सब तो देख लिए थे। सपिंड नहीं देखे थे, वो सपिंड को भी ध्यान में रखिएगा, अभी क्या है अवसादी है क्वेश्चन। तो ये सब तो सबको पता है, लेकिन ये सपिंड किसको नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है। सपिंड हो गया बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट, कोयला। तो देखिए इस सपिंड जो है, सपिंड सिस्ट में बदल जाता है। हम लोग ऊपर भी देखे थे ना, सिस्ट में या फिर सीन था ना, क्या जी था जी ऊपर में, नीस था, सॉरी, ग्रेनाइट नीस में बदल रहा था, साइनाइट भी साइनाइट नीस में बदल रहा था, बेसाल्ट सिस्ट में बदल रहा था, गेब्रो सर्पेंटाइन में बदला था, बिटुमिनस कोयला ग्रेनाइट ग्रेफाइट में बदल दिया था, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में बदल गया था। वैसे ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सपिंड सिस्ट में बदल गया, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल गया, बलुआ पत्थर किस में बदल गया, क्वार्टजाइट में बदल गया, सेल जो है स्लेट में बदल गया, सेल से स्लेट, सेल से स्लेट, सेल से स्लेट बन गया, चूना पत्थर से संगमरमर, हम लोग देखबे करते हैं, चूना पत्थर से ही संगमरमर जैसा बनता है, लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट कोयला बन गया, लिग्नाइट कोयला से क्या बन गया, एंथ्रासाइट कोयला बन गया। यहाँ पे कौन सा कोयला था, तो बिटुमिनस कोयला था, बिटुमिनस कोयला जो होता है उससे ग्रेफाइट बन गया, बिटुमिनस कोयला से क्या बन गया, ग्रेफाइट बन गया, बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट बन गया। और लिग्नाइट कोयला से क्या बन गया, एंथ्रासाइट कोयला, लिग्नाइट से एंथ्रासाइट, और बिटुमिनस से क्या देखे थे हम लोग, ग्रेफाइट देखे थे, हाँ बिटुमिनस से देखे थे, बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट बन जा रहा था, और लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट कोयला बन जा रहा था। इसको याद कर लीजिएगा, लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट, बिटुमिनस से ग्रेफाइट, बिटुमिनस से ग्रेफाइट, है ना। चलिए, और लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट लिग्नाइट कोयला से कायांतरित रूप है, एंथ्रासाइट किसका रूप है, एंथ्रासाइट कैसा है, एंथ्रासाइट जो है कायांतरित रूप है किसका, लिग्नाइट कोयला का। और ग्रेफाइट किसका रूप है, तो बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट जो है कायांतरित रूप है, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत पूछता है। सपिंड सिस्ट याद ही हो जाएगा। चलिए, सपिंड क्या है, अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर अवसादी, सेल, चूना पत्थर अवसादी चट्टान, सेल भी क्या है हमारा, अवसादी चट्टान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो याद हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि जब मुझे याद हो रहा है तो आपको भी याद हो जाएगा, जाहिर सी बात है, मैं भी याद ही कर रहा हूँ साथ साथ में। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, है ना, और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, खनिज तेल ही पर तेल पाया जाता है, हम लोग देखते हैं खनिज तेल, ये अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है, ना कि आग्नेय चट्टान में। ध्यान में रखिएगा, खनिज तेल जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश्य चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश्य सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। जब कभी भी क्या होता है, अप्रवेश्य चट्टान के दो परत के बीच में एगो प्रवेश्य सेल आ जाता है, तो वही वह हमारा खनिज तेल का निर्माण कर देता है। दामोदर जो है, महानदी और गोदावरी, ये जो नदी है, नदी बेसिन, इन्हीं के अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। दामोदर हमारा कहाँ पर है, कोलकाता में है, महानदी हमारा उड़ीसा में है, और मतलब कि इधर से महाराष्ट्र से होते हुए बहती है, उड़ीसा तक जाती है। तो गोदावरी भी उधर है, महानदी गोदावरी है ना, तो सब दक्षिणी भारत में है। तो दामोदर, महानदी, गोदावरी, ये जो है नदी बेसिन जो है, इसी में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कोयला उधर देखने को मिलता है, दामोदर में भी, वही झड़िया झारखंड के आसपास में है ना। तो जितना भी नदी बेसिन है, इस सब का नदी बेसिन, इसी की तरफ हम लोग को चट्टान में कोयला पाया जाता है। कोयला क्या है, अवसादी चट्टान है ना। आगरा का किला जो है यह भी, तथा दिल्ली का लाल किला, ये बलुआ पत्थर से बनाया गया है। बलुआ पत्थर हमारा कैसा चट्टान है, अवसादी चट्टान है, याद रखिएगा, है ना। अब आते हैं ना कायांतरित चट्टान के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। कायांतरित चट्टान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है, इंग्लिश में भी आ सकता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ताप, दाब, रासायनिक क्रिया, इस सब के कारण जो आग्नेय या फिर अवसादी चट्टान, दोनों हम लोग देखे थे, दोनों बदल रहा था रूप कायांतरित में। तो ये दोनों जो है कायांतरित का मतलब ये हुआ कि उसका काया में अंतर आ गया, मतलब उसका बदल गया उसका रूप। तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, या फिर आग्नेय अवसादी चट्टान कब होता है, तो ताप, दाब और रासायनिक क्रिया के कारण। जैसे स्लेट, संगमरमर, नाइस और सिस्ट, हम लोग देख रहे थे, स्लेट बन रहा था, संगमरमर चूना पत्थर से बन रहा था, स्लेट कांचे से बन रहा था, स्लेट जो है, स्लेट हमारा किधर से बन रहा था, हाँ सेल से सिस्ट, यहाँ पे हम लोग देखे थे सेल से ही स्लेट बन रहा था। तो वही जो है स्लेट जो हो गया हमारा, संगमरमर चूना पत्थर से, सेल हो गया, नीस बनता है, सिस्ट हो गया, ये सब हमारा क्या है,
कायांतरित चट्टान है। क्या है? कायांतरित चट्टान है, ठीक ना। तो स्लेट सेल से बना था, सेल था हमारा अवसादी चट्टान। संगमरमर चूना पत्थर से बना था, चूना पत्थर हमारा अवसादी चट्टान था, है ना। नाइस हो गया, सिस्ट हो गया। चलिए ये सब कायांतरित चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ लिए, है ना। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व में जितना भी प्राचीनतम शैल है ना, शैल पुराना शैल, ये सब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया हमारा देखिए, ये हमारा यहाँ पे भारत है और यहाँ पे विषुवत रेखा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है ना। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है और यहीं पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये पूर्व हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा, इधर का जितना भी है जगह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है। तो देश का विश्व का प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। वे 430 करोड़ वर्ष पहले वन है, मतलब कि तो वे 430 करोड़ वर्ष पहले बने हुए हैं, जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ पश्चात बने हैं। मात्र 30 करोड़ पश्चात बोल रहा है, थोड़ा सा भी नहीं बोल रहा है, 30 करोड़, मात्र 30 करोड़ पश्चात बना हुआ है जितना भी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी शैल है। विश्व के प्राचीनतम शैल है, हमारे विश्व के प्राचीनतम शैल जो है मात्र 30 करोड़ पश्चात बने हैं। 430 करोड़ वर्ष पहले बने हुए हैं, जो पृथ्वी के निर्माण जब हुआ था उसके 30 करोड़ साल में ये निर्माण इसका हो गया था। पृथ्वी के निर्माण के 30 साल के बाद, लगभग अभी से 430 करोड़ पहले, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चट्टानों के अध्ययन को हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं? चट्टान के अध्ययन को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी याद रखिएगा, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी, है ना, पेट्रोलॉजी। आगे देखिएगा। अब आते हैं ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तरह तरह का ज्वालामुखी होता है ना। चलिए देखिएगा दोस्तों, ज्वालामुखी जो है वोल्केनो, भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार होता है जिससे होकर पृथ्वी के पिघला हुआ पदार्थ लावा जो बोलते हैं, मैग्मा, राख और भाप के साथ साथ अन्य गैस बाहर निकालता है। यही जो होता है ज्वालामुखी होता है, इसी को ना कहते हैं, जहाँ से अंदर से निकलता है मैग्मा हो गया, लावा जिसको बोलते हैं, राख हो, भाप हो, जितना भी होता है, अन्य से गर्मी और अन्य गैस उस बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को ही क्रेटर कहते हैं। देखिए ज्वालामुखी ये जो है ऐसा रहता है पहाड़ जैसा, इसी तरह अंदर से ज्वालामुखी ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे जो कप के जैसा रहता है, क्या रहता है? कप के जैसा, यहीं से ज्वालामुखी निकलता है, मैंने ऐसा ही रहेगा, कप के आकार में ऐसा रहेगा, यहीं से निकलेगा ज्वालामुखी। तो यही इसी को क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं, ठीक ना। देखिए बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। मान के चलिए ये हमारा हो गया, यहाँ से क्रेटर है, यहाँ पे हमारा, यहाँ से निकला और जिधर निकला ये सब अब क्या हो गया, ये ठोस सब जम गया। तो वही कह रहा है कि बाहर हवा में ठंडा होकर हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर क्या होता है? छोटा ठोस टुकड़ा में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सिंडर बोलेंगे, जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैस, उद्गार जब होता है उसमें से जब मतलब निकलता है तो मैग्मा जो निकलता है उसके साथ साथ जो गैस निकलता है भाप के साथ, उसका जो प्रतिशत सबसे अधिक होता है, भाप वाष्प का प्रतिशत जो होता है सर्वाधिक होता है इसमें, गैस में। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। किसका प्रतिशत? वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। वाष्प का प्रतिशत सबसे ज़्यादा, वाष्प मतलब वही गर्मी होता है, सबसे ज़्यादा वाष्प होता है, ठीक ना। वाष्प मतलब भाप हो गया वही। पेले अश्रु, पेल्स ट्रियर्स की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होती है, ठीक ना। पेले अश्रु जो बोलेगा, पूछेगा कि कब होता है पेले अश्रु का निर्माण, तो जब ज्वालामुखी निकलता है उसकी उत्पत्ति के समय में ही होता है, उद्गार के समय में ही होता है पेले अश्रु का उत्पत्ति। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, गूगल से सारे पेले अश्रु निकल रहा है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? देखिए कितना भयानक निकल रहा है पेले अश्रु, देखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। उद्गार की अवधि मतलब कैसे कैसे उद्गार होता है, निकलता है, उद्गार मतलब निकलता है, उसके अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक वो सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक ना। उसके बाद कौन कौन सा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी उद्गार के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं सक्रिय ज्वालामुखी को, तो इसमें अक्सर उद्गार होता है, अक्सर उद्गार इसमें होता रहता है। अक्सर उद्गार जो होता है सक्रिय मतलब क्या है? ये सक्रिय है, एक्टिव है, तो कभी भी ये उसमें उद्गार हो सकता है, तो अक्सर उद्गार इसमें होता रहता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है, ठीक ना। कितना है सक्रिय ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी 500 है, निकलते रहता है, निकलते रहता है, निकलते रहता है।
इनमें प्रमुख है इटली का एटना और स्ट्राम्बोली। इटली का एटना है तथा स्ट्राम्बोली जो है ये कैसा ज्वालामुखी है, तो एक्टिव वोल्केनो है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का एटना और स्ट्राम्बोली जो है, इटली का एटना और स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। मैक्सिको जो उत्तर अमेरिका में है, मैक्सिको कहाँ है, उत्तर अमेरिका में है ना, उसी में स्थित एक कोलिमा ज्वालामुखी है, बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है, माने हमेशा इसमें उद्गार होते रहता है और 2 दिन 4 दिन पर। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है, 40 बार से अधिक, अच्छा सॉरी ज़्यादा बोल दिए, 40 बार से अधिक उद्गार इसमें अभी तक हो चुका है। मतलब ये एक्टिव ज्वालामुखी है, कभी भी इसमें उद्गार हो जाता है ना। तो 40 बार से ज़्यादा उद्गार किसमें हो गया है, तो वही जो है उत्तर अमेरिका में जो है मैक्सिको में है कोलिमा ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी में अभी तक 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। देखिएगा ये क्या है, कैसा है, पूछता है डायरेक्ट कि कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो मैक्सिको में है, उत्तर अमेरिका में है, ठीक है। कोलिमा ज्वालामुखी में कैसा ज्वालामुखी है, कोलिमा ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय है। कोलिमा ज्वालामुखी सक्रिय है, मैक्सिको में है, ठीक है। अभी तक टोटल कितने उद्गार, अभी तक टोटल कितना जो है सक्रिय ज्वालामुखी का खोज हो चुका है, 500, ठीक ना, कितना, 500। चलिए आगे देखते हैं स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली के बारे में हम लोग देख रहे थे। स्ट्राम्बोली कहाँ पे था, यहाँ पे इटली के एटना में स्ट्राम्बोली था। इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली ये 2 जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में आते हैं। तो वही अब स्ट्राम्बोली के बारे में पढ़ते हैं। तो भूमध्य सागर जो है हम लोग देखे हैं, भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में, सिसिली एक जगह है वहाँ के उत्तर में देखिएगा तो लिपारी द्वीप पर अवस्थित है यह स्ट्राम्बोली। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है यह स्ट्राम्बोली, ठीक ना। स्ट्राम्बोली इटली में ही होगा आसपास में। और इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलता रहता है। इसमें कैसा गैस, प्रज्वलित गैस, प्रज्वलित मतलब चमकने वाला, जलने वाला गैस निकलते रहता है इसमें सदा। और जिससे आसपास का भाग जो है वो प्रकाशित रहता है, जिससे आसपास का भाग कैसा रहता है, प्रकाशित रहता है। इस कारण इसे ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। किसको बोलते हैं, स्ट्रम्बोली को बोलते हैं। भूमध्य सागर जो है उसी के आसपास में जो है ना, कौन सा, कहाँ बताया जाता है भूमध्य सागर में, हाँ तो कहाँ गया, हाँ लिपारी द्वीप पर है ना। सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है ये स्ट्राम्बोली, और जो भूमध्य सागर का ही प्रकाश स्तंभ इसको कहते हैं। कैसा है, इतना चमकता है, उजाला करता है कि इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, बताइएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ का नाम किसे कहते हैं, तो स्ट्राम्बोली कहते हैं। स्ट्राम्बोली कैसा ज्वालामुखी है, तो स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है ना। स्ट्राम्बोली कैसा सक्रिय ज्वालामुखी, बताइएगा। अभी तक 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। कौन सा ज्वालामुखी है, तो हमारा कोलिमा ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है, मैक्सिको में है। कहाँ पर है, मैक्सिको में है, ठीक ना। इसमें 40 बार से अधिक क्या हो चुका है, तो उद्गार हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग नोट, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व में किलायू, जो हवाई द्वीप यूएसए पर ही स्थित है। ये भी यूएसए में ही है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब एकदम कुछ दिनों में ही हो जाता है, अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, फट से निकल जाता है। तो किलायू जो हवाई द्वीप पर यूएसए में रहता है ना। अब आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। प्रसुप्त का मतलब हो गया कि थोड़ा सा क्या है, वो सुस्त है, कभी भी उसमें बवाल हो सकता है ना। देखिए, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ हो, मतलब अभी हाल फिलहाल में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल के वो कभी भी उद्गार हो सकता है, उसी को बोलते हैं प्रसुप्त। प्रसुप्त माने होता है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, सुता हुआ है, अभी तक सोया हुआ है, कभी भी वो जग सकता है, कभी भी उसमें उद्गार हो सकता है। तो प्रसुप्त का मतलब सुता हुआ, सोया हुआ। डोरमेंट जो वोल्केनो, क्या बोलते हैं, डोरमेंट वोल्केनो, जिसमें निकट में अतीत अभी तक कभी उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन आगे कभी भी हो सकता है। उदाहरण के लिए विसुवियन भूमध्य सागर में, देखिएगा जो है विसुवियन जो है भूमध्य सागर में है। विसुवियन कहाँ है, भूमध्य सागर में है। क्राकाटोआ कहाँ पे है, सुंडा जलडमरू मध्य में है। क्राकाटोआ सुंडा जलडमरू मध्य में है। फ्यूजियामा जापान में है। फ्यूजियामा कहाँ पे है, जापान में है। मयन जो है फिलीपींस में है। मयन जो है फिलीपींस में। ये कैसा ज्वालामुखी है, सारा का सारा, तो ये सारा का सारा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो विसुवियस हो गया भूमध्य सागर में है। क्राकाटोआ जो है सुंडा जलडमरू मध्य में है। फ्यूजियामा जापान में है। और यमन जो है फिलीपींस में है। मेयन जो है वो फिलीपींस में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। सोया है तो ऐसा नहीं है कि सोया ही रहेगा, बच के रहना है, कभी भी जग सकता है। तो विसुवियस याद रखिए भूमध्य सागर में है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछेगा। क्राकाटोआ सुंडा जलडमरू मध्य में है क्राकाटोआ। एक फ्यूजियामा सबको याद रहता है कि जापान में है।
बाकी विसुवियन कहाँ है? भूमध्य सागर में। क्राकाटोआ सुंडा जलडोन मध्य में है। मेयन फिलीपींस में है। मेयन फिलीपींस में। ये सारा का सारा कैसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जो है अभी फ्यूज है, कभी भी उसमें बवाल हो सकता है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंदर आ जाता है हमारा सारा का सारा विसुवियन, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा, मेयन। विसुवियन, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा, मेयन। विसुवियन, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा, मेयन। ये सारा का सारा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत ज्वालामुखी, इसका मतलब है शांत है, कभी मारने लगेगा। ऐसा नहीं है कि कभी एक्टिव नहीं हुआ, पहले एक्टिव हुआ था, अभी शांत है। इसका मतलब ये हुआ। अब प्रसुप्त का मानक पहले अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन आगे एक्टिव हो सकता है, तो उसका प्रसुप्त हो गया, सोया हुआ है, लेकिन ये शांत है, अभी मारता ही है, लेकिन अभी तक शांत है, तो शांत है। कब? तो वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ हो और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। अच्छा, देखिए सॉरी दोस्तों, शांत ज्वालामुखी वो शांत हो गया है। शांत ज्वालामुखी का मतलब क्या हो गया? वो शांत हो गया है। तो वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ हो और आगे भी उद्गार होने की संभावना नहीं हो, इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिएगा, कोह सुल्तान एवं देवमंद ईरान में है। कोह सुल्तान और देवमंद कहाँ पे हैं? ईरान में है दोनों। पोपा जो है म्यांमार में है। पोपा कहाँ पर है? म्यांमार में है। किलिमंजारो पूछता है, किलिमंजारो अफ्रीका में है। चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में है। चिम्बराजो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। ये सब शांत ज्वालामुखी है। ये जो पहले भी कभी उसमें उद्गार नहीं हुआ है और आगे भी कभी उद्गार होने की संभावना नहीं है। तो यही कह रहा है कौन कौन सा शांत ज्वालामुखी में आ जाता है कि शांत ज्वालामुखी है, कभी भी वो नहीं उद्गार करेगा। कोह सुल्तान और देमवंद और कोह सुल्तान कहाँ पर है? ईरान में है। कोह सुल्तान, देमवंद कहाँ पे है? ईरान में है। पोपा कहाँ पर है? पोपा म्यांमार में है। पोपा क्या है? तो शांत ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? म्यांमार में है। और कोह सुल्तान एवं देमवंद कहाँ पर है? ईरान में है। कोह सुल्तान, देमवंद कहाँ पर है? ईरान में है। और किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में है किलिमंजारो। चिम्बराजो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। चिम्बराजो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। चिम्बराजो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में क्या है? चिम्बराजो है दक्षिण अमेरिका में, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। माने जितना भी सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन सा देखे थे हम लोग? तो सक्रिय ज्वालामुखी में हम लोग देखे थे यहाँ पे, देखिए सक्रिय ज्वालामुखी में हम लोग कौन कौन सा देखे थे? तो इटली का एटना और स्ट्रम्बोली, ठीक ना, और मेक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी, ये सब जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्ट्रम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। मतलब कि कुछ सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका अधिकांश भाग, ज़्यादातर भाग प्रशांत महासागर है ना, हम लोग का दोनों तरफ प्रशांत महासागर है, बायां दायां दोनों तरफ है नहीं, लेकिन मैप में देखने में लगता है कि दोनों तरफ है प्रशांत महासागर। तो कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग जो है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर जो है इसके परिमेखला को अग्निवलय कहते हैं। परिमेखला को क्या बोलते हैं? अग्निवलय। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। तो कुछ सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है, और जहाँ जहाँ पाया जाता है प्रशांत महासागर के वो परिमेखला कहते हैं, उसी को हम लोग अग्निवलय कहते हैं। अग्नि मतलब आग का निकलना, तो वही फायरिंग ऑफ द पैसिफिक बोलते हैं, है ना। तो सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग देख लिए थे, कहाँ कहाँ पे था? मैक्सिको में तो था ही, उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी, और इटली के एटना स्ट्रम्बोली में भी ये पाया जाता है ना, सक्रिय ज्वालामुखी। और कुछ हम लोग देखे थे जो प्रशांत महासागर में था, जो कि कौन कौन सा देखे थे हम लोग? तो यहाँ पे एशिया महाद्वीप में, देखिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे देखने को मिलता है? अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तट पर, अमेरिका के तट पर और एशिया महाद्वीप के तट पर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। अमेरिका हमारा ऐसा है ना, ऐसे करके कैसे बना दिए थे सर, ऐसे, और नीचे भी हमारा इधर अमेरिका है। तो यह जो तट है ना, तट इधर ही ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है, अमेरिका, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया, बहुत यूनिक है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे अभी फ़िलहाल में बबुआ, सक्रिय ज्वालामुखी, एक मिनट, चलिए कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। आगे देखते हैं ग्लेशियर के बारे में। क्या है ग्लेशियर? ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर तो बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुरागों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे ही ग्लेशियर कहते हैं। क्या होता है ना, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों के उद्गार के कारण क्या होता है, दरार हो गया, कहीं कहीं पे दरारों और सुराखों से होकर जल तथा वाष्प बाहर निकलने लगता है। क्या होता है? जल तथा वाष्प बाहर निकलने लगता है और अधिक ऊंचाई तक निकलने लगता है, इसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। जैसे ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर एवं यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर है? अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। प्रत्येक मिनट में मतलब इधर से कभी निकलेगा, इधर से कहीं से निकलते रहता है, प्रत्येक मिनट में फेंकते रहता है ऐसे करके, ठीक ना। तो पाइप में छेदा हो जाता है तो कैसे फेंकते रहता है वैसे इसमें से फेंकते रहता है, कभी कभी फेंकते रहता है, पतला पतला धारा ऐसे फेंकते रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा, ग्लेशियर बोलते हैं। चलिए धुआंरे देखते हैं। धुआंरे क्या होता है? धुआंरे फ्यूमोरोल्स धुआंरे फ्यूमोरोल्स ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम व्यवस्था के प्रतीक है। ज्वालामुखी जो है इसी की क्रिया के अंतिम व्यवस्था को हम लोग बोलता है धुआंरा। तो इनमें गैस और जलवाष्प निकला करती है। क्या करती है? गैस और जलवाष्प निकला करते हैं धुआंरे में। तो गंधक युक्त धुआंरों को सोलफ तारा कहा जाता है। गंधक युक्त जो धुआंरा निकलता है उसको सोलफ तारा कहा जाता है। अलास्का जो है यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहते हैं। अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलास्का के यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। एगो ईरान है, ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा, कौन सा? कोह सुल्तान धुआंरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का जो है धुआंरा भी प्रसिद्ध है। व्हाइट द्वीप का क्या है? व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है ना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कोटोपेक्स जो है ऊंचा है कितना? 19,613 फीट इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कोटोपेक्स है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कोटोपेक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी है। कितना ऊंचा है? तो 19,613 फीट, जो कहाँ पर? इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो कोटोपेक्सी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। 19,613 फीट है। कितना है? 19,613 फीट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। क्या नाम है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली के देश सीमा पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो है जो यहाँ पे हमारा है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका पर है। तो वहीं पे एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली की देश के सीमा पर यह स्थित है ओजस डेस सलाडो, जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। ना कहला बहुत ऊपर उड़ता रहा, तो ओसे ओजस डेल सलाडो जो है कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला में है, अर्जेंटीना और चिली देश के सीमा पर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी अगर पूछ दे तो एकांत में बैठल है, एकदम शांत आदमी है। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन है? एकांक गुआ है, जो एंडीज पर्वतमाला, ये भी एंडीज पर्वतमाला में है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ये भी एंडीज पर्वतमाला में है। अब विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसका ऊंचाई 6,960 मीटर है। तो विश्व का शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ 6,960 मीटर है। इस एंडीज पर्वतमाला में भी ये भी है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेस सलाडो, ये भी एंडीज पर्वतमाला में है, अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर, ठीक ना।
और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है, पर्वत जो ऊंचाई ज्वालामुखी पर्वत बोलेगा तो कोटोपेक्सी हो जाएगा, जिसका ऊंचाई है 19,613, जो इक्वाडोर में है। कहाँ पर? इक्वाडोर में है, 19,613 फीट इक्वाडोर में है, ठीक ना। नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे भूकंप के लिए। देन दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, नया पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।